नाज़रीन, मोदी ने फैसला किया है शायद कि वो ना सिर्फ खुद डूबेगा बल्कि पूरे भारत को ले डूबेगा। मई की जंग जो इसी साल हुई थी उसने शायद उसको पूरी तरह से सबक नहीं सिखाया और वो एक दफ़ा फिर पूरी लौ लश्कर के साथ, पूरी तैयारी और पूरी कुव्वत के साथ वो समुंदर में मौजूद है और वो कराची की तरफ हमें थ्रेट कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस सारे ख़तरे से पहले ही इंतज़ामात मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने भी वहाँ पे नोटम जारी किया है, यानी कि अलर्ट जारी कर दिया है कि वहाँ लाइव फायरिंग ड्रिल्स होंगी और पाकिस्तान की नेवी और तमाम फोर्सेस वहाँ पे पहुँच गई हैं। और पाकिस्तान ने किस तरीके से अभी कुछ देर पहले इंडिया की एडवांसमेंट को रिवर्स किया है और उसको जवाब दिया है और वो पीछे जाने पे मजबूर हुआ है। और इंडिया में इस वक्त कारोबारी तौर पे, यानी कि जो इंडिया की जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाहें हैं, वो किस तरह से क्रिपल करती हुई नज़र आ रही हैं, उसको कितना बड़ा इक़्तिसादी सेटबैक मिलने वाला है इस पागलपन की वजह से, इसकी तफसीलात। और फिर ये कि पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज़ करने के लिए, पिछली दफ़ा भी सरप्राइज़ किया था, इस दफ़ा सरप्राइज़ करने के लिए कुछ और भी चीज़ें तैयार कर रखी हैं और उनमें से कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या हैं और वो किस किस तरह से सरप्राइज़ करेंगी मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो नोटम जारी किया है, इसके नतीजे में भारत ने बहेरा अरब में अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी और मिसाइल तजर्बात और त्रिशूल 2025 के नाम से उसने फ़ौजी मशक़ें जो हैं वो कर रहा है वहाँ पे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसकी 3 बड़ी बंदरगाहें, मैं बंदरगाहों के नाम और उसकी अहमियत बताता हूँ कि वो कितनी अहम है, वो बंद है। मुंबई की बंदरगाह जो भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है और ये इस एरिया की तारीखी बंदरगाह है, 5000 साल पुरानी बंदरगाह है। यहाँ से 5000 साल पहले भी कारोबार होता था, समुद्री तजारत होती थी, वो बंद है। इंडिया की सबसे बड़ा जो बिज़नेस है वो इसी बंदरगाह के ज़रिए होता है। और दूसरी जो बड़ी बंदरगाह है उसकी, वो गहरे पानी की बंदरगाह है, वो कोची बंदरगाह, उसको कोचीन भी कहते हैं। ये केरला स्टेट में वाक़या है, उनका जो केरला रियासत है। और ये ग्वादर का मुकाबला तो नहीं करती, लेकिन ग्वादर के बाद को तीसरे नंबर पे ये गहरे पानियों की बंदरगाह है और भारत के पास यही एक बड़ी गहरे पानियों की बंदरगाह है जो 24 घंटे काम करती है और पूरा साल काम करती है। और ये बंदरगाह भी अब जो है वो बंद है। और तीसरी बड़ी बंदरगाह जो उसकी है वो है विशाखापट्टनम की बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश के साथ है। और आंध्र प्रदेश और इस बंदरगाह की अहमियत ये है कि आंध्र प्रदेश चेन्नई बिज़नेस कॉरिडोर एक बहुत बड़ा बिज़नेस कॉरिडोर है। इनका ये पूरा जो है ये बिज़नेस हब है, चेन्नई और ये आंध्र प्रदेश। और इसमें इसके पीछे लोहे की और तांबे की और सारी कानें हैं और इंडिया की जो मादनी दौलत है वो इसी इलाके में है और ये इस बंदरगाह के ज़रिए पूरी दुनिया में जाती है। और इसी बंदरगाह के ज़रिए इनकी तेल और बाकी जो है उसकी तजारत और दरामदात और बरामदात होती हैं। ये तीनों बंदरगाहें बंद हैं। ये मोदी की अपनी पागलपन की वजह से बंद है। तो पाकिस्तान को जो नुकसान क्या इसने देना था, इसने इस वक्त जो पागलपन और हिस्टेरिया इस पे जो छाया हुआ है, ये खुद ही भारत को ले डूबेगा। एक तो इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने इसको वहाँ पे बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया। और इस बार ना तो बीच में अमेरिका आएगा, ना रूस आएगा, चीन तो पहले इसके साथ नहीं है, तो इस बार छुड़ाने भी कोई नहीं आएगा और फैसला मैदान में होगा। पिछली दफ़ा तो इसने जाके भारत से मिन्नतल्ला करके जंगबंदी करवा ली थी, इस बार नहीं होगी। और इस बार इसको मतलब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान में बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है। पुराने वक्तों की गए वक्तों की बातें और थी। अब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो कोई उधार रखने के कायल नहीं है। और यही वजह है कि जैसे ही भारत ने पिछली दफ़ा की हरकत की, अभी उनके आर्मी चीफ ने दोबारा एक ताज़ा धमकी दी है कि हमने पहले भी मिसाइल मारे थे और अंदर तक गए थे, हम 100 किलोमीटर अंदर गए थे और अब हम इसका नक्शा मिटा देंगे। भाई, जब तुम पहले भी मारे थे मिसाइल, तब भी एक तुम ट्रैप में आए थे। ये पागलों वाली बातें हैं ना।
जब इन्होंने मिसाइल मारे थे, सिविलियन टारगेट्स किए थे, ट्रैप में आ गए थे, पूरी दुनिया इनके ऊपर थू थू कर रही थी। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की, भरपूर कार्रवाई की, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि नहीं पाकिस्तान ने गलत किया, सब ने कहा ठीक किया। तो इसलिए उधार रखने का कोई शौक नहीं है। उधार फिर अगली दफ़ा, या फिर अब होगा ही नहीं। तो इसलिए अब भारत को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इसके मुकाबले में किस तरह की तैयारियां लिए बैठा है। PNS तारिक हमारा बड़ा जदीद बहरी जहाज़ है, वो वहाँ लगा हुआ है। इसके अलावा जो वहाँ पे जो सबसे अहम चीज़, जो अहम वहाँ पे हमारा हथियार है, वो है जना क्लास नेवी का मकामी तौर पर तैयार करदा फ्रीगेट डिज़ाइन, तुर्की के साथ के तावन से बना है। और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला जहाज़ है, बहरी जहाज़ है, और इसका वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, और जदीद सेंसर्स हैं, और स्मैश इस पे मिसाइल लगे हुए हैं। अब स्मैश मिसाइल की मैं थोड़ी सी झलक आपको बता दूं। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, एंटी शिप है, यानी कि ये बहरी जहाज़ों को निशाना बनाता है। ACBM इसे कहते हैं, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और ये सेकंड्स में ये फायर हो सकता है समुंदर के अंदर से भी और साहिल से भी, और साहिल की तरफ भी और समुंदर के अंदर भी, यानी कि दो तरफा ये फायर हो सकता है। और ये दुश्मन के मेटल्स जो हैं, यानी कि दाद की जो चीज़ें, सख्त दाद की चीज़ें, उनको स्क्रैप कर सकता है इन सेकंड्स। 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, और इस हाई स्पीड ये मिसाइल है जो इसके ऊपर लगा हुआ है, जो मैंने आपको जना क्लास नेवी का फ्रीगेट बताया है। और ये जो मल्टी डायमेंशनल जंग है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल जंग वो होती है जिसमें हर तरह का हथियार इस्तेमाल हो रहा होता है। आपकी एयरफोर्स भी इस्तेमाल हो रही होती है, आपके साहिल समंदर से भी हथियार इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और समुंदर के अंदर से भी। उसमें इसकी महारत है, क्योंकि ये इसकी स्पीड बहुत है, और बहुत स्पीड के साथ ये अपना काम करते हुए आगे निकल जाता है। अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट, ये फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है, ये भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी कि छुप कर वार करने की सलाहियत है इसमें। और ये इतनी तेज़ी के साथ हमला करके निकलता है कि नज़र भी नहीं आता। इसे कहते हैं हिट एंड रन। ये हिट एंड रन इसकी सलाहियत है। और समुद्री रसाई जो है, यानी कि जो कोई आगे आने की कोशिश करे उसको ये रोकता है, और उस रोक के उसको घर तक पहुंचा के आता है। इसके रडार क्रॉस और मैनूवरिंग सिस्टम इसके पास बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि ये बड़ी तेज़ी से मैनूवर करता है और आगे निकल जाता है। और मैनूवरिंग ही आपको पता है कि आज के दौर की सबसे बड़ी सलाहियत है, जंगी सलाहियत है। इसके बाद जो मैं एक और बड़ा शाहकार आपको जो बताने वाला हूँ, वो है शाहपर 3। शाहपर 3 जो है, शाहपर 3 ये एक ड्रोन है। ये पाकिस्तान ने खुद बनाया है। ये पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी है, स्ट्रेटजिक अथॉरिटी, NPD जिसे कहते हैं, उसने बनाया है। अब मैंने जो बताया इससे आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या क्या कर सकता है। यानी कि जो स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीज़न है, अगर उसने इसको बनाया है तो इसके अंदर क्या क्या सलाहियतें होंगी। तो ये अनमैन्ड व्हीकल है, इस पे पायलट नहीं होता, ये खुद उड़ता है, और ये AI जनरेटेड होता है। ये दुश्मन के पानी के नीचे, पानी के ऊपर जितने अहदाफ हैं उनको ये डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें सोनोबॉय पॉड्स लगे हुए हैं। और ये अंडर द सरफेस एंड ओवर द सरफेस ये उनको डिटेक्ट करके उनको निशाना बना सकता है, वो सबमरीन हों, वो शिप्स हों, या छुपी हुई और उनके जो हथियार हैं पानी के अंदर, पानी के बाहर। 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और मिसाइल जो जदीद मिसाइल और टारपेडोज फायर करता है। 41,000 फीट की बुलंदी पे ये उड़ता है। आम जहाज़ जो है वो 36 से 35,000 फीट की बुलंदी पे उड़ता है, ये 41,000 फीट की बुलंदी पे उड़ता है। और इस तरीके से ये सेफ भी होता है, और ये राडार्स में नहीं आता। तो ये एक और मैंने आपको बताया। और इसके अलावा मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने समुंदर की सारी सलाहियतें आपको बताई हैं, कुछ सलाहियतें बताई हैं, कुछ अपने शाहकार जो हैं उनका मैंने आपसे तारफ़ कराया है। लेकिन इसके बाद मैं आपको जो लैंड पे
हमला करने वाला हमारा शाहकार है वो है सरफरोश। ये इतना सरफरोश है कि भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और इसको भी SPD ने तैयार करवाया है। और इसके ऊपर फिर क्या लग सकता है, कितना कौन सा पे लोड हो सकता है, जो मेरी गुफ्तगू समझ रहे होंगे जंग समझने वाले और जंगी टेक्नोलॉजी को, उनको समझ आ रही होगी कि SPD कौन सा पे लोड इस पे लोड करेगी। 50 kg तक, 50 किलोग्राम तक ये पे लोड ले जा सकता है। ये 120 मिनट यानी कि 2 घंटे तक ये फ़ज़ा में रह सकता है और 1000 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। यानी कि इंडिया का कोई भी हदफ इसकी पहुंच से दूर नहीं है और ये इतनी ऊंचाई पे जाता है कि ये राडार में नहीं आता। तो ये हमारी कुछ सलाहियतें हैं जिनका मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान इस वक्त बहेरा अरब में जो उसने लाइव फायर ड्रिल्स के जो नोटम दिया है, वो इंडिया के 1700 स्क्वायर किलोमीटर के साथ जुड़ा हुआ उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ, उसके साथ बिल्कुल जोड़ दिया है इन्होंने। और इस दफ़ा मतलब ये है कि फिर हम आंखों में आंखें डाल के और फिर जब वक्त आएगा तो हाथों में हाथ डाल के भी हम एक दूसरे को का जवाब देंगे। और इतना इस तरह भरपूर जवाब देंगे कि इंडिया, अभी मैंने कहा कि पिछले कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की जो तैयारी थी, पाकिस्तान के जो ये मैंने अभी जो जिन फ्रिगेट्स का जिक्र किया और जिन मैंने UAVs का जिक्र किया, वो इस तरीके से आगे लपके हैं कि इंडिया को पीछे जाना पड़ गया है। तो ये इंडिया का ना सिर्फ ये कि मुआशी नातका बंद हो गया है, बल्कि इंडिया की एयर स्पेस भी बंद है इस वक्त। और इसमें मैं आपको बताऊं कि वो कितना बड़ा नुकसान अपना करने जा रहा है कि इंडिया की एयर स्पेस एक अरसे से बंद है और उसको नुकसान जो हो रहा है उसे 6 माह में 1270 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है एयर इंडिया को। और एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को ख़बरदार किया है कि वो मज़ीद इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वरना उसका बट्टा बैठ जाएगा, उसका दिवालिया निकल जाएगा। और उसने इसी वजह से 3200 अरब रुपए मांगे हैं कि हमें अगर ये रकम आपने ना दी, ये एयर स्पेस बंद होने की वजह से जो उसके अखराजात बढ़ गए हैं और उसकी जहाज़ों की बुकिंग कम हो गई है, मुसाफिर उस पर उसकी बुकिंग नहीं करवाते, इसलिए कि वो लंबी लंबी परवाज़ें होती हैं। और फिर ये कि उस परवाज़ों की शेड्यूल भी जो हैं वो बिगड़ गए हैं और उसके मुकाबले जो बाकी एयरलाइंस हैं वो ज़्यादा बिजनेस उठा रही हैं। तो एयर इंडिया आप समझें कि दिवालिया होने को जा रही है। तो ये हैं वो जो फैक्ट्स जिनकी बना पे मैंने कहा था कि मोदी जो है वो ना सिर्फ इस दफ़ा खुद उसकी सियासत बल्कि वो इंडिया को भी लेके डूबेगा। ये थी अब तक की अपडेट।